स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छे मोमेंटम में रहा है। पिछले एक महीने में 22% का इजाफा हम देख चुके हैं। पिछले एक हफ्ते में 5% ऊपर, आज भी करीबन 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? मुनाफा वसूल लेना चाहिए? ये मैंने 2-3 दिन पहले वाले शो में बता भी दिया था कि हमने बाई दिया अपने क्लाइंट को। आज हम रिस्क फ्री हुए हैं इससे, और ऊपर में टारगेट हमको 294 तक का दिख रहा है। 88 डेज तक अपना पैटर्न ब्रेकआउट 236 पे था, जिसका टारगेट 294 है। तो ये 3-6-7 दिन की पुल बैक के बाद जब चला तो हमने बाई दिया है, 294 दिख रहा है। ओके, जैसे आप आते हैं तो सवाल आना बहुत शुरू हो जाते हैं। हालांकि इस प्रोग्राम में हम सवाल नहीं लेते, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते। दीपक पूछते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या करूं? प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं या फिर अभी बना रहूं? देखिए, इन सब में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेंगे तो ज्यादा बेटर है। 380 रुपए या 370 रुपए, 280 या 270 बैंक ऑफ बड़ौदा पे मैं 270 पकड़ता। आइडियली 280 के नीचे ब्रेकआउट फेल होगा, लेकिन 270 के नीचे कंफर्म होगा, तो मैं 270 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके 340 तक के लिए प्ले करने की कोशिश करूंगा। अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो फ्रेश बाइंग नहीं। कैनरा बैंक में अभी भी 125 का ही स्टॉप लॉस है, क्योंकि कोई नया स्विंग लो नहीं बना है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 125 के आसपास का ही है। दिस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसमें ठीक ठाक पैटर्न बना हुआ है। 76 का ब्रेकआउट आया है, 8450 का पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट ऑल टाइम हाई है। छोड़े, थोड़ा स्लो मूवर है, लेकिन छोड़े रहेंगे तो ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। ओके, तरुण पूछते हैं, वेरी गुड आफ्टरनून अंशुल सर, कैन आई बुक 50% प्रॉफिट इन एलटी फाइनेंस एंड बाय पेटीएम फॉर लॉन्ग टर्म? क्योंकि आपने कल पेटीएम को अच्छा बताया था लॉन्ग टर्म में। वो पूछते हैं कि एलटीएफ में 50% बुक करके वो पैसा पेटीएम में लगा दूं? देखिए, पेटीएम में अब आपको हो रहा है फोमो, क्योंकि पेटीएम 669 के आसपास से हम बाई दे रहे हैं। 1340 आ चुका है, 1271 का लेवल सस्टेन कर रहा है। तो अब यहाँ पे लेट स्टेज, मतलब जिसको कहते हैं इजी मनी निकल चुका है, अब हार्ड मनी वाली एनवायरनमेंट आया है। जाना ऑल टाइम आई है, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ। बट जो एक होता है कि इजी मनी, मतलब मक्खन अगर फ्रिज से 1 घंटे पहले निकालें तो एकदम आराम से चक्कू उसमें कटता है, लेकिन अगर फ्रिज से तुरंत निकालें तो मुश्किल से कटता है। तो अब वो मुश्किल दौर आ चुका है इसमें, लेकिन अगर करना है तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। 1271 का ब्रेकआउट है, तो करीब करीब 1200 का ही स्टॉप लॉस ले लीजिए, और ऑल टाइम हाई तक के लिए वेट कर सकते हैं। बट जो इजी एनवायरनमेंट वहां पे 178 पे एलटीएफ में था, या 669 के आसपास पेटीएम में था, अब ये हार्ड मनी एनवायरनमेंट है। बट व्हाट वुड यू प्रेफर अंशुल, एलटी फाइनेंस या फिर पेटीएम? मैं एलटी फाइनेंस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चुपचाप होल्ड करता रहूंगा जब तक स्टॉप लॉस ना कटे, क्योंकि इधर से उधर कूदने का मतलब एक कहावत है, डाल से चूका बंदर, वो कहीं का नहीं रहता है। तो आप इधर से उधर जंप करेंगे और एक भी डाल चूके कहीं का नहीं रहेंगे। अगर एक डाल पे अच्छे से बैठे हैं और वो चल रही है, वो परफॉर्म कर रही है, तो छेड़ने की जरूरत क्या है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटने दीजिए ना। गगन का सवाल है, वो पूछते हैं, मैं अंशुल सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे ये बताइएगा कि बैंक ऑफ इंडिया उनके पास है जो उन्होंने 837 के लेवल पे लिया है, उन्हें क्या करना चाहिए? बैंक ऑफ इंडिया में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए 575 का, या थोड़ा सा एग्रेसिव स्टॉप लॉस लेना है तो 700 रुपए का। मैं 700 रुपए का लेता, बट अगर आप वीकली चार्ट पे लेंगे तो 575 का आता है, जो डीप हो जाएगा। 700 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लीजिए और शांति से बने रहिए स्टॉक में। अगर 700 का स्टॉप लॉस नहीं घटा तो 1000 रुपए आपको ये आराम से दे देगा। ओके, स्वान कॉर्प, ये एनएससी 500 स्टॉक्स का टॉप गेनर है। आज 9.5% का इजाफा है, 475 के आसपास लेवल है। शॉर्प करेक्शन हमने इस स्टॉक में देखी है, लेकिन एक महीने के में अच्छा रिकवरी भी देखी है। क्या करना चाहिए? आज होना भी चाहिए था इसको। कल 437 का सपोर्ट उसके जस्ट नीचे क्लोज किया था, तो जिसको भी वीक लॉन्ग को निकलना था, वो अगर मतलब जिसको कहते हैं 2CR, 2 कैंडल रिवर्सल, अगर उसका वेट नहीं करते और पहले ही कैंडल क्लोज पे निकल जाते हैं, इसको कहते हैं प्री मेच्योर स्टॉप लॉस हिटिंग, जो नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि लेवल के नीचे भी क्लोज हुआ है तो 3-4 दिन पहले देखिए। आज इसने कल का लो और 437 का लो स्वीप किया है। वीक लॉन्ग्स कल एलिमिनेट हुए हैं। आज 623% वॉल्यूम राइज है 8 मिलियन का। तो 481, 490, 496, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इसको अगले 4-5 दिन में टच कर सकता है।
बड़ी अपसाइड 496.60 के क्लोजिंग के बाद बन जाएगी। आप चाहें तो 496.60 पकड़ सकते हैं। मैं राउंड फिगर 500 पकड़ता कि 500 के ऊपर चलना स्टार्ट करे तो मैं बाई देना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, जीएमडीसी को देखिएगा, यहाँ पे भी एक अच्छी रिकवरी आज देखने को मिल रही है। 3% ऊपर है स्टॉक, 583 के आसपास का लेवल है। क्या करना चाहिए? एक शार्प करेक्शन भी हम इस स्टॉक में देख चुके हैं। देखिए सेकंड अटेम्प्ट है जहां 565 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टूटते टूटते स्वीप होके ऊपर चला है, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉप लॉस ना लगाएं। अब अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है 565 क्लोजिंग बेसिस पे मैंडेटरी स्टॉप लॉस रहेगा। नई तेजी 612 रुपए के ऊपर बनेगी तो है तो होल्ड कीजिए। 612 निकलता है तो फिर फ्रेश बाइंग एडिशन सब चीज की जा सकती है। ओके, अब इस जो हमने एक गिरावट देखी है ऊपर के लेवल से, और जहां हम ये मान रहे थे कि अब बहुत ही जल्द जो है निफ्टी पे ऑल टाइम हाई टच होने वाला है, बहुत करीब है हम रिकॉर्ड हाई के, दिसंबर एंड तक 27,000 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो इन एक्सपेक्टेशंस को हमको थोड़ा बहुत टेम करना चाहिए, या आपको लगता है कि अभी भी अपसाइड जो है वो ओपन है? आपका क्या टारगेट है निफ्टी के दिसंबर एंड तक? मैं एग्जैक्टली दिसंबर एंड नहीं पकड़ूंगा, बट मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से प्ले करता जाऊंगा। और स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव नहीं हुआ है, हम मेजर लो स्वीप करने आए हैं। 25,448 का लेवल जो हमने डिस्कस किया था, आज उसके नीचे गैप फिल किया है 25,365 का, और बढ़िया बाउंस बैक है। तो आज का लो इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो मेरे लिए शॉर्ट टर्म वीकनेस आएगी 25,000, 25,060.35, ये स्विंग लो है यहां तक के लिए। निफ्टी में एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी आपका खुद का, अगर आज क्लोजिंग 57,480 के नीचे आती, उसी को स्वीप किया है, तो मैं 58,050 तक देख रहा हूं। वो निकलता है तो ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी पे देखूंगा। इन लेवल्स के नीचे जो अभी डिस्कस किए हैं, अगर क्लोजिंग आती है तो फिर मैं शॉर्ट्स देखना स्टार्ट करूंगा। तो मैं बहुत लंबी स्टोरी नहीं लिखता कि अभी से, मतलब जय वीरू अभी जेल में है और मैंने क्लाइमैक्स लिख दिया। मैं वन डे एट ए टाइम प्ले करना ज्यादा पसंद करता हूँ। उसमें थोड़ा सा डेटा एडिशन अगर हो जाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन 1,13,000 तक, 1,10,000 तक पहुंची थी, 92,000 तक पहुंची थी, और 92,000 से वापस 1,37,000 हो गई है शॉर्ट। हम 1,90,000 शॉर्ट से चले थे, तो अगर थोड़े और शॉर्ट एडिशन होते हैं 1,50 1,60 तक, तो उतने ही शार्प बाउंस बैक बनेगा। और नेट पोजीशन अगर आप देखें 2,40,000 पे ओवरसोल्ड होता है। 5,40,000 से घटते घटते 2,40,000 आए थे और फिर बढ़ के 4 लाख पे आ गए हैं। आज भी कुछ ना कुछ या तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, या अगर और शॉर्ट पोजीशन ऐड हुई है तो ये और अच्छा हो जाएगा अपसाइड के लिए। तो डेटा शॉर्ट जोन में लेवल्स टूटते हैं तो छोटे छोटे स्कैल्पिंग शॉट्स देखूंगा, बड़े शॉट्स में नहीं देखूंगा। चलिए आईटी सेक्टर की बात करते हैं। अगर हम ग्लोबली देखें तो एआई बबल, बर्स्ट बबल बन रहा है, ये सब की बातचीत के बीच में, और इन सब र्यूमर्स और गॉसिप्स के बीच में नैस्डैक में हमने शार्प करेक्शन देखी है, और उसके चलते हुए आज एशियन मार्केट्स भी नेगेटिव टेरिटरी में इस समय देखने को मिल रहे हैं। और साथ में अगर हम अपने आईटी सेक्टर की बात करें तो वहां पे दबाव बना हुआ है। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं पहले। उन्होंने अपना रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है फॉर 18,000 करोड़ बाईबैक, और उसके चलते भी आज स्टॉक में कुछ रुझान नहीं देखने को मिल रहा है। आईटी एज अ स्पेस पे क्या करना चाहिए? ये एक अच्छा कॉन्ट्रा बेट तो हो सकता है, लेकिन बहुत डिसअपॉइंट किया है। डिस्पाइट ऑफ की नंबर्स भी ठीक ठाक ही आए थे, परफॉर्मेंस तो कहीं दिख नहीं रही। देखिए पास्ट विनर्स रहे हैं, और आईटी में तो ये हमेशा ही रहा है कि पास्ट विनिंग के बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन बेस बनता है और उसके बाद चलता है। तो अभी बेस फॉर्मेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है। ट्रेडर्स के लिए मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग सेक्टर हो सकता है, इन्वेस्टर्स के लिए मोस्ट रिवॉर्डिंग सेक्टर हो सकता है। अगर आप यहाँ पे एसआईपी या एक्यूमुलेशन करके छोड़ते हैं तो आपको ऑल टाइम हाई मिल जाएगा, बट ट्रेडर्स कृपया करके इन स्टॉक से मीलों दूर रहें। जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जहां मोमेंटम अगेंस्ट द मार्केट अगर 3% चला और आपका स्टॉक, कोई स्टॉक 10% चला है, उसको वॉच लिस्ट में लाइए, क्योंकि अगर वो चला है तो पीछे और चलेगा। तो ट्रेडर्स के लिए काउंटर्स नहीं है, आईटी सेक्टर ही पूरा नहीं है, क्योंकि इसमें एक बड़ी दिक्कत ये है, मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। मतलब इधर वो एम्फेसिस और वो वाले छोड़ दीजिए, वो भी अब लार्ज कैप की दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो वो स्टॉक जिसको हम बेसिकली बहुत ढंग से डिफाइन कर पाएंगे, हाँ ये मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में, वो स्टॉक्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगेन इन्वेस्टर्स के लिए हो गया कि लार्ज कैप एक्यूमुलेट करके छोड़ते रहिए।
दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। एक आइडिया, वोडाफोन आइडिया, जो आज एक स्पाइक दिखाया, फिर थोड़ा बहुत कूल डाउन हो गया, लेकिन अभी भी गेन्स के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। 9 रुपीज 50 पैसे का लेवल यहाँ बना हुआ है। दूसरा सुजलॉन, नतीजे बहुत अच्छे आए, उसके बाद एक अच्छा रुझान, और आज थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति क्या हो? मैडम एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए सभी। एक तो है सुजलॉन और दूसरा है वोडाफोन आइडिया। देखिए मैं आइडिया तो बिल्कुल भी नहीं ट्रेड करूंगा, मेरे को पसंद ही नहीं है। और अगर आपको भी करना है तो 10:47 निकलने का वेट कीजिए। 10:47 निकला तो 12:40 आपको आराम से मिल जाएगा। सुजलॉन में मेरा इंटरेस्ट रहेगा। 52 से लेके 55 तक की जो गैप जोन थी उसको ठीक से प्रोटेक्ट किया है। अर्निंग्स पे भी ठीक ठाक रिएक्शन है, तो ये पुल बैक अगर 55-52 की जोन में कहीं भी बुलिश एविडेंस देता है, या 20 डे मूविंग एवरेज 57 पे है, यहाँ पे कोई बुलिश एविडेंस देता है, तो बेसिकली मैं बुलिश एविडेंस का वेट कर रहा हूँ। अगर मिला तो मैं 70 तक के लिए बायर रहूंगा, नहीं मिला तो अवॉइड की कैटेगरी में रहेगा। आज एनबीएफसी में फिर एक बार तेजी देखने को मिल रही है, और श्रीराम फाइनेंस 2.5% ऊपर है, बजाज फाइनेंस 2.5% ऊपर, निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना है? देखिए श्रीराम फाइनेंस अभी कायदे से कोई एंट्री दिया ही नहीं है। 6th अपवीक हो चुका है, ब्रेकआउट 714 सस्टेन हो रहा है। अब यहाँ पे जब भी वीकली चार्ट पे 10 वीक मूविंग एवरेज या डेली चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट होता है, मैं एक बायर रहूंगा। और दूसरा हमने ये 3 स्टॉक डिस्कस किए थे धनतेरस के लिए। एक श्रीराम फाइनेंस, एक चोला फाइनेंस, चोला फिन होल्डिंग, नहीं चोला फिन किया था। और तीसरा स्टॉक हमने डिस्कस किया था, याद नहीं आ रहा तीसरा, अदानी पोर्ट्स। तो ये तीनों स्टॉक हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में हैं। जब भी कोई बाइंग बनेगी हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करेंगे। अदानी एंटरप्राइजेस टॉप गेनर निफ्टी का 2375 के लेवल पे, क्या करें? देखिए कल पिटा भी उतना ही था, अभी कल के मिड पे आके खड़े हैं। कल 4.5% की गिरावट थी और पिछले 4 दिन में लगभग 2600 रुपए से गिर के 2285 आ गया था। तो बाउंस बैक समवेयर अराउंड 2450 तक भी आ जाए, 2440 तक, तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। अगर बाउंस बैक प्ले करना है तो यहाँ से 70 से 100 रुपए आपको मिल सकता है। बट अदानी में ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो 2640 टिक जाएगा जब ये स्टॉक 3032 के टारगेट खोल देगा। डिप्स पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदना है? मैं स्टेट बैंक से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करके इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से हटाने के मूड में रहूंगा। डिप पे रिलायंस खरीदना है? और रिलायंस खरीद सकते हैं। रिलायंस में मैं बहुत बाई सेल की एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूं कि अगर यहाँ पे बेस में कहीं अच्छी एंट्री मिलती है तो मैं खुद ही करूंगा, क्योंकि मंथली चार्ट पे बढ़िया कपनल पैटर्न डेवलपमेंट है। 2000 तक के टारगेट दिख रहे हैं, तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट एज सच नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि जैसे ही मेरे को कहीं बुलिश एंट्री मिली तो मैं खुद ही घुस जाऊंगा। डिप पे टाइटन खरीदना है? टाइटन ऐड कर सकते हैं। ये तो वही सब सवाल आप पूछ रहे हैं जो जिसके जवाब मैंने आपको व्हाट्सएप पे दिए थे। टाइटन में 3862 के ऊपर बायर रहूंगा, या डिप पे मेरे को कहीं भी 3582 मिलेगा तो मैं बायर रहूंगा। ऑटो स्टॉक्स पे डिप पे क्या खरीदना है? मारुति, एमएनएम? मैं एमएनएम वहां क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मैं एमएनएम में ही बायर रहूंगा। मेरे को या तो नीचे मिल जाए कहीं 3500 3480, या ऊपर ब्रेकआउट पहले मिल जाए 3700 का, दोनों केस में बायर रहूंगा। आप कौन से 3 स्टॉक अंशुल खरीदेंगे अगर यहाँ से थोड़ी बहुत डिप और आती है? बाजार संभलेगा तो सबके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा डिप आती है तो 3 स्टॉक्स फ्रॉम निफ्टी 50 जो आप सबसे पहले खरीदेंगे ऑन डिप्स। देखिए मैं बाई ऑन डिप्स वाला प्लेयर कभी रहा ही नहीं हूं। मेरे को डिप आते ही से मैं मार्केट से हटना पसंद करता हूं। जब डिप के बाद रिएक्शन आना स्टार्ट होती है तो उसमें जो सबसे पहले रिएक्ट करते हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ शो करते हैं, मैं उनमें बाई करता हूं। तो अब किसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ आएगी ये तो आने के बाद ही पता चलती है। तो इसलिए लार्ज कैप स्टॉक्स अगर आपके पास हैं तो ये एल हो गया, टाइटन हो गया, एम हो गया, कुछ हद तक मारुति अभी मैं नहीं रखूंगा उसमें, रिलायंस हो गया, जियो फाइनेंस हो गया, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हो गया, आरबीएल बैंक ठीक ठाक चला है वो हो गया, आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक हो गया। ये सब मैं डिप्स पे भले एक बार ऐड की सलाह दे दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं एफआईआई का और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का कुशन इनको ऊपर ले जाएगा, तो इन स्टॉक्स को आप डिप पे ऐड कर सकते हैं। बट अगर आपका सवाल मिड कैप, स्मॉल कैप और स्पेशली माइक्रो कैप के लिए है, तो उनको डिप्स पे बाई किया ही नहीं जाता है, उनको ब्रेकआउट्स पे बाई किया जाता है।
बीएल के बारे में आपका क्या राय बन रही है? 6,650 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, आज सुबह गिरा था, उसके बाद थोड़ा सा भरने की कोशिश, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपका नजरिया? बीईएल में अगेन उस दिन हमने डिस्कस किया था कि 66 डेज का बेस ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन बेस में भी इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं है और ब्रेकआउट पे भी नहीं है, तो अगेन मैं अवॉइड के मूड में रहूंगा। अगर गलती से भी स्टॉक ने 400 रुपए तोड़ा तो लॉन्ग लिक्विडेशन में 360 रुपए ही दिखेगा। अच्छा, तो ये बताइए कि आप ट्रेडिंग कहाँ कर रहे हैं आज? देखिए आज अभी डीसीबी बैंक जैसे मैं आपको बता गया था, एससीआई बता गया था, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वापस से कोई कंसोलिडेशन बनती है तो बाई करेंगे। आज एक रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर दिखा था 5 स्टार 647 में बाई दिया हमने, 647 में दिया ना, अगर चेक 647 में आज 5 स्टार बाई दिया है। 5 स्टार का चार्ट लगा के आप इसको 1 मंथ अगर करेंगे तो आपको दिखेगा ऐसा फ्लैग गया है, और ये आप पूरा 1 मंथ करेंगे तो ये पूरा फ्लैग गया है, मतलब फॉल गया है और ये फ्लैग आ रहा है। आज प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट है, 620 का स्टॉप लॉस बनता है, अगर ये फ्लैग काम किया तो 750 760 तक का टारगेट मिल सकता है। अब फिर यही सवाल हो गया कि मैंने अगर स्टॉप लॉस कटा तो आप लोगों का सवाल आएगा कि बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो मेरा फिर काउंटर क्वेश्चन रहेगा बहुत ज्यादा कैसे हो सकता है, जब स्टॉप लॉस दिया है और आप क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और 1% ही आपको रिस्क लेनी है, तो आपको क्वांटिटी पता होगी कितनी होनी चाहिए। तो एक बार एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूं, अगर 1 लाख का आपका पोर्टफोलियो है, 647 पे आप बाई कर रहे हैं, 647 पे बाई है, 620 का आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस यानी 27 रुपए की आपकी रिस्क है। 1 लाख के पोर्टफोलियो पे या 1 लाख के कैपिटल पे 1,000 रुपए रिस्क करना है, 1,000 को डिवाइड बाई 27 करेंगे, 37 क्वांटिटी आपको ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस कटा तो 1,000 रुपए, 1% ऑफ द कैपिटल का लॉस होगा, और अगर ये स्टॉक चला तो आपको मिलेगा करीब 100 रुपए इंटू 3700 रुपए मिलेगा, यानी 3.7% आपकी कैपिटल पे एप्रिसिएशन होगा। तो अगर ये ट्रेड सही पड़ा, मान लीजिए सही पड़ गया, गलत पड़ा तो 1% चला जाएगा, सही पड़ा तो 3.5% के ऊपर आपको मिल जाएगा, यानी अगले 3 स्टॉप लॉस कटने पे भी आप 25% सही रहेंगे, लेकिन प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो परसेंटेज में सही होना गलत होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ब्रेकआउट्स आपको बता रहे हैं जिनमें स्टॉप लॉस टारगेट 1:1 या उससे कम का है, तो ऑब्वियसली है कि हमको नहीं करना है, क्योंकि हमारी रिस्क रिवॉर्ड पे वो नहीं बैठता, मेरी एक्सेल वो करने को अलाउ ही नहीं करती है। बिल्कुल अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छी लगती है।